अनाथ लड़की की शादी। सलोनी बेहद छोटी थी जब एक रोज उसके घर को भीषण आग ने घेर लिया, जिसमें उसके माता पिता जलकर खाक में मिल गए। इस पूरे घटना ने सलोनी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया, जिससे उबरने में सलोनी को कई सप्ताह का समय लग गया। सलोनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में उसकी माँ की छवि उभर कर आती है और वो कहती है, मुझे याद है कि मैं कैसे लोगों के कपड़े सिला करती थी। मैंने भी माँ से कपड़े सिलना सीख लिया था, इसीलिए अब मैं कपड़े सिलना शुरू करूंगी ताकि मुझे किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े, ताकि मैं अपनी मेहनत की कमाई से बने खाने का कौर खा सकूं। सलोनी की इस सोच से उसकी सहेली आरती और आंचल ने पैसों से उसकी बढ़ चढ़कर मदद की, जिससे सलोनी ने सस्ते दाम पर एक सिलाई मशीन खरीदकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। वैसे तो तेरे खेल बड़े निराले हैं ऊपर वाले, जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। तू हमेशा उसे ही छीनता है। बड़ी मुश्किल से मुझ अनाथ ने इस दुखदाई दुनिया में अकेले जीने की हिम्मत जुटाई है। बस इतनी रहमत करना कि सिलाई के काम में मैं पेट पालने भर कमा लूं। अचानक चमेली सिलने वाले कपड़ों की गठरी के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, मानो भगवान ने उसको जवाब भेजा हो। अरे सलोनी बेटी, सुना है कि तू सिलाई बुनाई का काम शुरू कर रही है। 16 आने सच सुना है चमेली काकी। माँ बाबूजी का साया तो मुझ अनाथ के सर से छिन चुका है। अब तो अपने हाथ पांव ही आस है, और फिर इस पापी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। 12 बरस की उम्र में इतने सयाने शब्द कहाँ से सीख लिए तूने। खैर छोड़ो, ये मेरी बनारसी साड़ी का ब्लाउज है। जितना जल्दी तैयार कर देगी उतना जल्दी दाम दे दूंगी। चिंता ना करो चमेली काकी, कल सवेरे तक ये चारों ब्लाउज बनाकर ले आऊंगी आपके घर। चमेली के जाने के बाद गरीब अनाथ सलोनी भूखे प्यासे रात आंखें फोड़ फोड़ कर ब्लाउज सिलती है और देर रात 2 बजे गहरी सांस भरते हुए कहती है, दोनों ब्लाउज सिलकर तैयार हो गए। अब बाद में इनकी तुरपाई करनी है। 3 बजे तक निपटा लेती हूँ। अनाथ सलोनी देर रात के 3 बजे तक ब्लाउज की तिरपाई करके सो जाती है और अगली भोर होते ही ब्लाउज लेकर चमेली के घर चली आती है। ये लो चमेली काकी, ब्लाउज। अरे क्या बात है सलोनी, सिलाई बुनाई की तो बड़ी पक्की है। कितना गोल गला गड़ा है ब्लाउज का, और तुरपाई भी कितनी महीन है। तू तो अव्वल दर्जे की दर्जी निकली। चमेली सलोनी की बड़ाई करके उसे पैसे दे देती है। कई साल बीत जाते हैं। सलोनी अब पूरी तरह से सयानी हो चली थी। एक दिन उसकी दोनों सहेलियां आंचल और आरती उससे मिलने दर्जी की दुकान पर आती है। अरे सलोनी, कम से कम इतवार को तो अपने सिलाई मशीन को छोड़कर अपनी सखी सहेली से मिल लिया कर। जाने कितने दिन का साथ और बचा है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अब हम तीनों सहेलियों का बचपन बीत चुका है। अब तो साजन के घर जाने की बारी है। मेरी शादी को लेकर तो माँ बाबूजी के सैकड़ों अरमान हैं। शादी की साज-बाज की बात सुनकर अनाथ सलोनी का चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। अरे क्या हुआ सलोनी? तेरी आंखों से तो अभी आंसू छलक रहे हैं, जैसे कि तेरी विदाई अभी हो रही है। नहीं आंचल, शायद मेरे निर्दय निगोड़े भाग्य में शादी का सुख नहीं है। अनाथ हूँ, कोई क्यों मुझ मनहूस को अपने घर की बहू बनाएगा। ऐसा कहते हुए अनाथ सलोनी फपक फपक कर रोने लगती है और गुजरते समय के साथ उसकी दोनों सहेलियां आंचल और आरती की भी शादी हो जाती है, जिसके बाद सलोनी पूरे तौर से अकेले पड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाली रज्जो उस अनाथ दर्जी की दुकान पर दस्तक देती है। अरे सलोनी, तुझे मालूम है बचपन में जिन सखी सहेलियों के संग तू खेलिया करती थी, और तू अब तक कुंवारी या फिर यूं कहे कि बीमारी बनकर बैठी हुई है। सालों से देख रही हूँ, दर्जी बनकर अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाती है। तेरी हथेलियां तो सिलाई मशीन और उसके धागे में उलझकर ही रह गया। खैर, ये ब्लाउज सिल देना, कल मुझे शादी में जाना है। रज्जो की तानेबाजी अनाथ सलोनी के दिल को छल्ली छल्ली कर देती है और उसके जाते ही सलोनी औंधे मुंह गिरकर अपने आंसू से धरती को भिगोने लगती है। तभी एक नौजवान जिसका नाम नीरज था उसके सामने रुमाल बढ़ाकर मर्म लहजे में कहता है, ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। सलोनी हड़बड़ाहट के साथ उठ खड़ी होती है और पूछती है, माफ कीजिएगा, आज से पहले मैंने आपको गांव में देखा नहीं। जी, मेरा नाम नीरज है और मैं यहाँ का नया आईएएस ऑफिसर हूँ। ओह, तो आप सरकारी मुलाजिम हैं। कहिए,
यहाँ कैसे आना हुआ? जी, वो मेरे दफ्तर में सभी नौजवानों ने आपके सिले शर्ट पहने हुए थे और मैं तो सिले शर्ट ही पहनता हूँ, इसलिए क्या आप ये शर्ट सिल देंगी मेरे लिए? जी जरूर। उस रोज से नीरज सलोनी की सादगी में खोता चला जाता है। वो हर दिन किसी न किसी बहाने सलोनी को नजर भर देखने के लिए वहां आता है। सलोनी के मन में भी नीरज के प्रति प्यार की छवि उभरने लगती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब नीरज अपने प्यार का इजहार करता है। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं रोज तुम्हें देखता हूँ और मैं बस इसलिए आता हूँ क्योंकि बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। देखो सलोनी, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सलोनी के शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। वो बिना पलक झपकाए नीरज को एकटक निहारना शुरू कर देती है। मगर नीरज जी, आप एक बड़े अफसर हैं, फिर आप मुझ मामूली सी दर्जी से दिल लगी कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं एक अनाथ हूँ। हमारे दायरे अलग हैं। मैं एक अनाथ गरीब दर्जी हूँ और आप एक बड़े अफसर। सलोनी, मैंने बहुत सोच समझकर ही शादी का फैसला किया है। मुझे हमेशा से ऐसी जीवन साथी की तलाश थी जो सादगी से भरपूर और सुलझी हुई हो, और मेरी तलाश तुम पर खत्म हुई, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सलोनी फूले नहीं समाती और कहती है, माँ बाबूजी के यूं चले जाने से मैं इस कदर टूटकर बिखर गई थी कि भगवान शब्द से मेरा भरोसा ही उठ गया था। खुद को धरती का धूल समझने की भूल कर बैठी, मगर अब मेरे जीवन में भी खुशियों के रंग होंगे। सलोनी के शादी की खबर पूरे गांव में नगाड़े की धुनी के जैसे छा जाती है। हर घर में सलोनी के हौसले को सराहा जा रहा था। गांव का पुरुष प्रधान समुदाय उसके घर आता है। अरे सलोनी बिटिया, अरे कहाँ है तू? अरे धूपन चाचा, आप यहाँ सभी के साथ? हाँ बेटिया, अब हम सभी तेरे बाबूजी बनकर तेरी शादी का मंडप बांधेंगे, तेरा कन्यादान करेंगे और तेरी विदाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सुनकर सलोनी का मुरझाया हुआ मुखड़ा खुशी से खिल उठता है। कुछ लोग मंडप बना रहे होते हैं तो कुछ लोग घर को सजाने धजाने में लगे हुए होते हैं। शादी का दिन दस्तक देने में ठीक से 2 दिन भी नहीं। मुझे शादी का जोड़ा सिलना बुनना अभी बाकी है। चल सलोनी, अभी तो तेरी हल्दी मेहंदी की रस्म बाकी है बेटी। रस्म के साथ साथ अनाथ दर्जी सलोनी अपने हाथों का हुनर साध कर अपनी शादी के लिए सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार करती है। पूरा गांव गढ़ मिलकर शादी की तमाम रस्म में शामिल होते हैं। कहीं औरतें सलोनी को हल्दी उपटन लगाती तो कहीं शहनाई में शादी की धुन बज रही थी। शादी के दिन पूरा गांव जुगनू के जैसे जगमगा रहा था, जिसे देखकर दुल्हन के जोड़े में निखर रही सलोनी कहती है, माँ बाबा, आज आपकी बेटी की शादी है। जब ब्याह के बेला पर ध्रुव तारा देखूं तो अपना आशीर्वाद उस ध्रुव तारे के साथ भरकर भेज देना। थोड़ी ही देर में बारात नाचते गाते हुए अनाथ दुल्हन के डेरे में दस्तक देती है, जहां गांव गढ़ बढ़ चढ़ कर उनका आदर सत्कार करते हैं, जिसके अंत में संपूर्ण विधि विधान से सलोनी की शादी नीरज से हो जाती है और वो अनाथ लड़की से सदा के लिए सुहागन बनकर नीरज के साथ खुशहाल जीवन की नींव रखती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी अनाथ लड़की की शादी की कहानी। सपनों के शहर मुंबई में रहने वाली नोरा को हमेशा से लंबे नाखूनों का बेहद शौक था। प्रत्येक महापिता से मिली पॉकेट मनी का नोरा अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में झोंक देती थी। नोरा अब सयानी हो चुकी थी। नोरा, अब तुम सयानी हो चुकी हो। समय है कि तुम्हारी शादी की सोची जाए। कल सवेरे रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। समय से तैयार हो जाना बेटा। ठीक है पिताजी। सैकड़ों मीलों की दूरी पार करके सुगंधा अपने बेटे अनिरुद्ध के साथ गांव से शहर उनके घर आती है, जहां भागवत बढ़ चढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए बहन जी, बिराजिए। मेरी बेटी बस आती होगी। मेरे प्यारे नेल पॉलिश, जरा जल्दी जल्दी सूख जाओ, सभी नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद। माफ करना पिताजी, वो क्या है, मेरा नील पॉलिश जल्दी से सूख ही नहीं रहा था, इसलिए जरा सी देर हो गई। नोरा के लंबे नाखूनों को देखकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को निहारने लगते हैं। नोरा और अनिरुद्ध पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पारिवारिक रजामंदी से नोरा और अनिरुद्ध की शादी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने गांव सज्जनपुर लौटते हैं, जहां गांव की औरतें नोरा के लंबे नाखून देखकर कहती हैं, कांची देख रही है, सुगंधा के बहू के नाखून तो एकदम यक्षिणी चुड़ैल के जैसे हैं। अरे बम्बई की बहुरिया तोहरे शहर में नेल कटर नहीं मिलत है का? इतने लंबे चौड़े नाखून रखे का जरूरत? अरे कांची,
ये आजकल के शहरी शौक हैं। सभी रस्मी रिवायत खत्म होने के साथ नोरा अपने पति अनिरुद्ध के साथ कमरे में आती है, जहां नोरा बाहें फैलाकर गाते हुए कहती है, आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी बैया तो पेवार दूं। बेबी, अपने पति पर प्यार तो तुम तब मारोगी ना जब तुम्हारे हाथों के हथियार कटेंगे। अरे नाखूनों को लंबे करने में महीने भर की मेहनत की है नोरा ने। इन नाखूनों की कीमत तुम क्या समझो अनिरुद्ध बाबू। अपना पेट काट काट कर पिताजी की दी पॉकेट मनी को खर्च करके अपने नाखूनों का नील एक्सटेंशन कराया है, तब जाकर मेरे नाकामयाब छोटे नाखून लंबे हुए हैं। नोरा के लंबे नाखूनों का बड़ा बखान सुनकर अनिरुद्ध फीका सा मुंह बनाकर बिछौने के एक छोर में सो जाता है। अगली सुबह सुगंधा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, इतनी देर हो गई है, घड़ी की सुई भी 10 पर दस्तक देने वाली है, मगर अब तक नोरा बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। सुगंधा जैसे ही नोरा के कमरे में आती है तो वो देखती है कि नोरा नेल शेपर लिए अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में लगी हुई है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गाँव की गुड मॉर्निंग सूर्यास्त के साथ होती है, समझी। एक तो तू इतनी देर सवेर उठी है और उस पर भी अपने लंबे नाखूनों की घिसाई पुताई में लगी है। अरे तेरा ससुराल में पहला दिन है, चलकर कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। माँ जी, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में आप बौरा गई हैं। अरे अगर मैं कामकाज करूंगी तो मेरे लंबे नाखून टूट जाएंगे, जो मुझे हरगिज गवारा नहीं। वैसे ये चूल्हा चौका आपको ही शोभा देता है सासू माँ, क्योंकि आपके नाखून देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें मूषक महाराज ने कुतर डाला हो। सुगंधा अपनी बहू को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर लंबे नाखूनों के प्रति नोरा के पागलपन के आगे बेचारी सास की सूझबूझ जवाब दे जाती है। थक हार कर वह खुद की रसोई का रुख करती है। कितना कुछ सोचा था कि बहू के आने के बाद घर बार की जिम्मेदारी से फुर्सत मिलेगी, मगर बहू रानी को अपनी बूढ़ी सास से बढ़कर अपने लंबे नाखूनों की परवाह फिक्र है। सुगंधा बिना बात को बढ़ाए खुद सारा काम संभालने लगती है। एक सप्ताह बाद, नोरा, तुमसे शादी करने का क्या फायदा कि सारा दिन घर माँ को संभालना पड़ता है और तुम इस घर की बहू हो। अनिरुद्ध, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, बाई नहीं। और मैं नहीं चाहती कि घरेलू कामकाज से मेरे नाखून टूट जाएं। अरे इतना है तो कोई काम वाली क्यों नहीं रखते। सुगंधा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और नोरा के जाने के बाद अनिरुद्ध को समझाती है, बेटा जोर जबरदस्ती से बनती बात और बिगड़ती है, सब्र रख। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द बहू अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेगी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। नोरा आए दिन अनिरुद्ध के जेब से पैसे लिए पार्लर जाके अपने लंबे नाखून पर नेल आर्ट कराती तो कभी मैनिक्योर करती। एक सांझ, माँ, आप मेरी पॉकेट से पैसे निकालती हैं क्या? नहीं तो अनिरुद्ध, पिछले एक सप्ताह से मेरी पॉकेट से रोजाना पैसे गायब हो रहे हैं। आज तो मेरे पर्स से पूरे 15,000 रुपए गायब हैं। अरे इतने पैसे कहाँ गए? कहीं कल रात कोई चोर उचक्का घर में दस्तक तो नहीं दे गया? तभी एकाएक नोरा आकर कहती है, ये देखिए सासू माँ, मैंने नया नेल आर्ट कराया है, सिर्फ 5,000 रुपए के सस्ते शुल्क में। और बाकी पैसे से मैंने अपने लंबे नाखूनों के लिए एक्सपेंसिव नए नेल पॉलिश, थिनर, नया नेल शेपर और नाखूनों की शाइनिंग के लिए नेल सीरम भी लिया है। वाह, मेरी बुर्बक बहू क्या करामात करके आई है। अपने इन लंबे नाखूनों के पीछे पूरे 15,000 रुपए फूंक आई। नालायक नाश पिटी, वो पैसे घर खर्च चलाने के थे। शुक्र है जो मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे बचत करके रखे थे, वरना आज तो तूने अपने इस नाखून के पीछे हमें राजा भोज से नंगू तेली ही बना दिया था। बस बहुत हुआ, आज मैं तेरे नाखूनों का नाश कर दूंगी। माँ जी, मेरे नाखून मत काटना। ठीक है, नहीं काटूंगी तेरे यक्षिणी चुड़ैल वाले नाखून, मगर मेरी एक शर्त है, आज से तू आदर्श बहू बनकर घर का काम काज करना होगा तुझे। सासू माँ, अपने लंबे नाखूनों के लिए नोरा झाड़ू कटके का सितम हंसते हंसते सह लेगी। ये कहकर नोरा रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सिंक में बर्तनों का बड़ा ढेर देखकर वो कहती है, मुझे बहुत सावधानी के साथ इन बर्तनों की सफाई करनी होगी। नोरा जैसे ही अपने लंबे नाखून वाले हाथों से बर्तन धोना शुरू ही करती है कि उसके अंगूठे का नाखून एक धारदार प्लेट के बीच आकर टूट जाता है, जिसे देख नोरा खूब रोती है। आवाज सुनकर सुगंधा रसोई में आती है। अरे रे, ये कैसा कोलाहल है। सासू माँ, देखिए मेरा थंबनेल टूट गया। हे ईश्वर, नालायक नाच पिटी, एक नाखून के पीछे
शोक फैला रही है। माँ जी, मेरे महीनों की मेहनत से ये नाखून लंबे हुए थे। अरे नाखून है, वह भी कोई मजबूत जोड़ नहीं जो टस से मस नहीं होगा। अब टेसुए बहाना बंद कर और जा जाकर अपने नाखूनों पर एशियन पेंट की पुताई कर। ऐसे ही दिन सप्ताह और महीनों में बढ़ जाता है। एक सवेरे जब सुगंधा रसोई घर का रुख कर ही रही थी, तभी इसका सर जोरों से चकराता है, जिससे वह धब से जमीन पर गिरती है। नूरा दौड़ते हुए आकर कहती है, माँ जी होश में आइए। माँ जी, अनिरुद्ध जल्दी आओ, माँ जी बेहोश हो गई हैं। दोनों दंपत्ति दौड़ते भागते उसे अस्पताल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर जांच पड़ताल करके बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, बढ़ते बुढ़ापे में उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है, जिस वजह से उनका शरीर निर्बल और बेजान हो गया है। उन्हें सेवा सहाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुना तुमने? आज तुम्हारी कामचोरी के कारण माँ का शरीर सूख गया है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो माँ आज घर होती। हरी शारीरिक सुंदरता जीवन भर साथ नहीं चलती, सच्चे रिश्ते साथ चलते हैं। अनिरुद्ध का संक्षेपण नूरा को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। थोड़ी ही देर में सुगंधा को होश आता है, जहां नूरा कहती है, सासू माँ, अपनी इस नासमझ नालायक बहू को माफ कर दीजिए। मैं बहू नहीं, आपके लिए बला बन गई। अपनी शारीरिक सुंदरता के कारण मैंने आपकी तकलीफों को भी साझा नहीं किया। अब मैं एक बेहतर बहू बनकर अपनी गलती को सुधारूंगी। ये सुनकर सुगंधा मजाकिया स्वर में कहती है, इसका मतलब नोरा बहू तो अपने लंबे नाखूनों की बलि देगी। नोरा अपने लंबे नाखूनों को काटकर न सिर्फ ससुराल की बागडोर संभालने लगी, बल्कि सास के सेहत के प्रति भी पूरे तौर से सचेत रहने लगी और प्रत्येक सप्ताह अपने नाखूनों को काटकर साधारण कर लिया करती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं, जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई, और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था, शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था, भाग्यवान, वैसे ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ, देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजय मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन है? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता, ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। नारंगपुर के एक छोटे से गांव में एक मनोहर नाम का आदमी रहता था। मनोहर बहुत गरीब था और वो एक कारपेंटर था। लकड़ियां उसे उसके बजट से महंगी पड़ती थी।
जिसके चलते वो बांस से मजबूत फर्नीचर बनाकर बेचा करता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और उससे कहता है, पिताजी, आप बांस से इतने प्यारे फर्नीचर कैसे बना लेते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक सिंपल बांस से आप इतना अच्छा काम कर लेते हो। अरे बेटा, यही तो कलाकारी है। तुम्हें पता है ये बांस बहुत मजबूत होता है, लेकिन कोई भी बांस से बना हुआ कुछ भी सामान पसंद नहीं करता। मेरा सामान बहुत ही कम बिक पाता है। पिताजी, आप ही ने तो कहा था मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, इसीलिए आप भी मेहनत कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। अपने बेटे की बात सुनकर मनोहर को और हौसला मिल जाता है, जिसके बाद वो बांस से काफी चीजें बनाना शुरू कर देता है। गांव के बहुत ही कम लोग उससे बांस के बने हुए सामान खरीदते। एक दिन मनोहर अपने मन ही मन में सोचता है, बांस का काम करने से भी मेरे घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो कमाने का साधन सोचना ही होगा। वहां पर उसकी पत्नी सावित्री आती है और उससे कहती है, अजी, आज मेरे पास जो पैसे थे ना, उसमें घर का थोड़ा सा सामान और राशन ले आई हूँ। और फिर नूपुर बाजार में ही खिलौने की जिद करने लगा था, जिसके चलते मुझे उसको उसकी पसंद का एक खिलौना दिलवाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमारा बेटा अभी छोटा है, वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझ पाएगा। आपको एक बात और बतानी थी। जब आप बांस लेने गए थे, तब मकान मालिक आया था और किराए के लिए कह रहा था। हाँ सावित्री, मैं जानता हूँ अभी तक हमारा किराया भी नहीं गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द घर का किराया दे दूं। ये सब कहने के बाद सावित्री खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद मनोहर अपने बेटे नुपुर को उसके खिलौने से खेलता हुआ देखता है। नुपुर एक ऑटो रिक्शा जैसे दिखने वाले खिलौने से खेल रहा होता है। अरे वाह, मेरा ऑटो रिक्शा तो बहुत ही प्यारा है, इसे तो मैं आराम से चला सकता हूँ। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे एक सुझाव आया है। मनोहर तुरंत जंगल से कई सारे बांस लेकर आता है और उनसे एक ऑटो रिक्शा बनाने की कोशिश करता है। कुछ ही दिनों में वो बांस से एक ऑटो रिक्शा बना लेता है। आखिरकार मैंने अपना बांस का ऑटो रिक्शा बना ही लिया। अपना बांस का बना हुआ ऑटो रिक्शा ले जाकर बाकी के ऑटो रिक्शाओं के पास वो खड़ा कर देता है। आओ आओ आओ, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठकर बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद उठाओ। वहां बाकी के ऑटो रिक्शा वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों मनोहर भाई, अरे तुम्हें तुम्हारा काम साज नहीं रहा क्या, जो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं? अरे ये सब छोड़ो, जरा इसके ऑटो रिक्शा को तो देखो। अरे ये तो एक बांस से बना हुआ है। मैं जानता हूँ मेरा ऑटो रिक्शा बांस से बना हुआ है, लेकिन मेरा ऑटो रिक्शा तुम्हारे ऑटो रिक्शा से बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि इसे चलाने के लिए मुझे पेट्रोल का भी खर्चा नहीं लगता है। मनोहर की बातें सुनने के बाद वहां खड़े सभी ऑटो रिक्शा वाले उस पर हंसने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी मनोहर की ऑटो रिक्शा में बैठने नहीं आता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मैंने अपने सारे बांस इस ऑटो रिक्शा को बनाने में ही लगा दिए, ऊपर से अब मेरे ऑटो रिक्शा में कोई बैठ भी नहीं रहा। ऐसे ही मनोहर को 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। उसके ऑटो रिक्शा में कोई नहीं बैठता। तभी एक दिन एक पंडित वहां खड़े ऑटो रिक्शा वालों को कहते हैं, अरे अरे तुम लोग जरा मुझे मंदिर तक छोड़ आओगे क्या? अरे पंडित, शर्म नहीं आती तुझे? फ्री की सेवा उठाने के लिए हम लोगों के पास चला आता है। तुझे नहीं पता हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं? अरे भाई, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं फ्री की सेवा वाले को अपनी ऑटो में बिठाऊं। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाइए। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा और आपको सही सलामत आपके मंदिर तक पहुंचा दूंगा। वैसे भी मेरे ऑटो रिक्शा में कोई बैठा ही नहीं है। मनोहर उसे अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है, जिसके बाद वो उसे मंदिर पर ले जाकर छोड़ देता है। मंदिर के अंदर जाने से पहले पंडित मनोहर के सर पर हाथ रखकर उससे कहता है, तुम बहुत अच्छे हो और लोगों का भला सोचते हो। तुम्हारे संकट बहुत ही जल्द हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे बेटा। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो मंदिर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जब वापस जाने के लिए अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, तो वो मिनट से पहले वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? मैंने तो बस एक ही जगह पर इसकी कल्पना की थी
और मैं ऑटो में बैठते हुए यहाँ पहुँच भी गया। ये पंडित जी का कोई चमत्कार तो नहीं। उस दिन के बाद से मनोहर किसी भी जगह जाने के बारे में सोचता और ऑटो के अंदर बैठ जाता। ऑटो 1 मिनट से पहले उस जगह पर पहुंच जाता, जिसके चलते अब वो अपने गांव के कई लोगों को अपने ऑटो पर बैठाता है और उन्हें 1 मिनट से पहले ही उनकी जगह पर पहुंचा देता है। अरे आओ आओ और मेरी चमत्कारी जादुई ऑटो में बैठो। अरे 1 मिनट में सोचोगे और दूसरी मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे। ऐसा ऑटो तुमने कभी नहीं देखा होगा। आओ आओ। अरे बेटा, मुझे दूसरे गांव में जाना है, क्या तुम मुझे दूसरे गांव में पहुंचा दोगे? अरे हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, आपको तो मैं 200 की स्पीड में पहुंचाऊंगा। ये कहकर मनोहर अपने जादुई बांस के ऑटो में कल्याणी को बैठाता है, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठकर दूसरे गांव के बारे में सोचता है और 1 मिनट से पहले ही वहां पहुंच जाता है। इतनी फास्ट स्पीड देखकर कल्याणी उसको 100 रुपए का नोट दे देती है। अरे भाई साहब, जरा थोड़ी देर के लिए मेरा यहाँ इंतजार कर लो, क्योंकि मुझे एक गर्भवती औरत की डिलीवरी करवाना है। मैं एक दाई माँ हूँ, मुझे वापस भी घर जाना है। तुम्हारी इस फास्ट स्पीड की वजह से मैं जल्दी वापस जा सकती हूँ। ठीक है दादी माँ, मैं आपका इंतजार करता हूँ, आप जाइए। कल्याणी एक घर में जाती है। वहाँ वो एक औरत का बच्चा पैदा करवाती है। कुछ ही देर में बच्चे की किलकारियों की आवाज आने लगती है, जिसके बाद कल्याणी एक बच्चे को गोद में लिए और उस औरत के पति से कहती है, अरे मुबारक हो सबको, बेटा हुआ है। खबर सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और मनोहर को भी बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद मनोहर कल्याणी को वापस अपने जादुई बांस के ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसे अपने गांव ले आता है। उस दिन से मनोहर हर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है और उन्हें फ्री में यहाँ से वहाँ छोड़ देता है। अब गांव के सभी लोग मनोहर के ऑटो रिक्शा में बैठना पसंद करते हैं, जिसके चलते उसके दुख भरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जौनपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल का साया था, जो उस गांव में हर वक्त मंडराता रहता था। गांव के लोग जानते नहीं थे कि उस गांव में एक चुड़ैल की आत्मा भटक रही है। उस औरत की बड़ी गंदी आदत थी कि वो अक्सर शादीशुदा मर्दों को ही परेशान किया करती थी। वो परेशान क्यों करती थी, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी लाल साड़ी में रात को उड़ते हुए वो इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे किसी घर की खिड़की से आवाज आती है और वो देखने लगती है। अजी क्या है, आपको शर्म नहीं आती रत्ती भर भी? थोड़ा सा तो लिहाज करिए। मैं बच्चों को संभालती हूँ, आपसे इतना भी नहीं हो पाता कि घर के छोटे छोटे काम कर लें। अरे कुएं से पानी भरकर ही तो लाना था, वो भी आपसे नहीं हुआ। बस बहुत हुआ, देख रहा हूँ बहुत देर से तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं क्यों करूँ घर के काम? तू औरत है और औरत को ही घर के सारे काम करने होते हैं। मैं क्यों हाथ लगाऊं? बच्चे तूने पैदा किए हैं ना, तू ही सब चीज देख, पानी भी खुद भर तू। बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे हैं, और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। दिख नहीं रहा था, मैं गोलू को खाना खिला रही थी, उसे छोड़कर जाती तो वो रोता। बस लेक्चर देना आता है और कुछ नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतना सारा भाषण दिया, वो भी बेमतलब। रुक रुक अभी बताता हूँ मैं। ये कहते ही अमन मटका उठाकर अपनी पत्नी के सर पर फोड़ने ही वाला था कि चुड़ैल आकर उसका हाथ रोक लेती है और उस मटके को ही उसके सर पर फोड़ देती है। जिसके बाद वो चिल्लाता है, अरे राम रे राम, अरे किसने मेरी टांट पर मटका फोड़ दिया रे? अरे छोड़ूंगा नहीं उसे। जरा पीछे मुड़कर देख नामर्द कहीं के, औरत पर हाथ उठाकर अपना दबाव बनाना चाहता है तो मर्दों की यही दिक्कत होती है। ये सुनते ही वो मुड़ता है तो अमन चौंक कर जमीन पर गिर जाता है। चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, अरे हमारे घर में चुड़ैल, अरे कैसे आई रे? चुड़ैल? ये मैं क्या देख रही हूँ? चुड़ैल उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और बोलती है, सुन बे झुमरी तलैया के कीड़े, तुझे इतना तोड़ूंगी मार मार कर कि अपनी बीवी को दोबारा हाथ लगाने पर अफसोस करेगा।
अगर मैंने देखा तूने इसकी एक भी बात नहीं मानी तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसीलिए जो भी वो आज के बाद बोलेगी सारा काम चुपचाप कर, समझा? अरे हाँ मेरी बहन, मैं समझ गया हूँ और मैं हाथ जोड़कर तुझसे और अपनी बीवी से माफी मांग रहा हूँ। अरे मुझे छोड़ दो यार, और अब से अपनी बीवी की हर बात सुना करूँगा मैं। अगर तूने फिर से आलस दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे आलस पतियों से सख्त नफरत है। अरे क्या मैं अपनी बीवी के घर के सारे काम करूँगा? अरे भगवान के लिए मुझे बख्श दो भाई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपकी वजह से अब मेरे पति जिम्मेदार हो गए। कोई बात नहीं, पतियों को चमकाने का मेरे पास लाइसेंस है। अगर ये कोई भी हरकत करे तो मुझे याद कर लेना। अब जरा मैं अपने पति के पास जाती हूँ, उसे भी मुझे ठीक करना है। ये कहते ही वो उड़ते हुए अपने पति कुंदन के पास पहुंच जाती है, जहां वो खेत के बीच में हाथ से कटारी लिए आड़े टेढ़े सोया हुआ मुंह खोलकर पड़ा हुआ था। तभी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, देखो तो निगोड़ा, कैसे घोड़े की तरह मुंह खोलकर सोया पड़ा है। एक काम करने को कहा था लेकिन उससे हुआ नहीं। अभी बताती हूँ इसे, तब जाकर इसकी आंखें खुलेंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जादू से अपने हाथ में ले आती है और जोर जोर से अपने पति को मारने लगती है। तभी चिल्लाकर वो उठ जाता है और कहता है, अरे राम, अरे अरे मैं मर गया रे। अरे कौन मार रहा है भाई? अरे कौन मारा रे हमको? खजूर से अटके मेरी किस्मत में लटके, संतरे के छिलके के बदबूदार बीज तेरी बीवी ने तुझे मारकर जगाया है। ऐसे कैसे तू घोड़े की तरह सो रहा है? कहा था ना तुझे कि इस खेत की जंगली घासों को हटा देना, फिर भी तुझसे वो नहीं हुआ। प्रिय अर्धांगिनी, अरे भगवान हमको माफ कर दीजिए जी। अरे मुझसे गलती हो गई, अब मेरी आंख लग गई थी जी। अरे अभी इस खेत को साफ कर देता हूँ। नीम के ठहरने की छाल आलस तो तेरे में कूट कूट के भरा है, लेकिन मैंने भी कुत्ते की दुम को सीधी नहीं कर दी तो मैं भी चुड़ैल नहीं। लगता है ये मेरी जान लेकर ही रहेगी। चुपचाप काम पर लग जाता हूँ, वरना हंटर मारेगी। सोच क्या रहा है चपरासी के शक्ल के? आज रात में ये जंगली घास यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना कल तुझसे ज्यादा मेहनत कराऊंगी। आलसी कहीं के। जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही कुंदन रो रो कर जंगल को खेत से हटाने लगता है। वहीं चुड़ैल अपने बच्चों को प्यार से खाना खिला रही थी। उसके बच्चे बिना डरे बड़े आराम से उसके साथ खाना खा रहे थे। माँ, और भूख लगी है, खाना दो ना। पापा तो कुछ भी नहीं देते हैं। अच्छा हुआ अब वापस आ गई, वरना हम दोनों का क्या होता। हाँ माँ, बताएं, पापा हमें भी मारते थे अपने मजे के लिए। हमसे खाना मांगते थे और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा हुआ जो आप पापा को सबक सिखा रही हो। वो तो अच्छा हुआ बच्चों कि सही वक्त पर मैं लौट आई, वरना तुम्हारा आलसी निकम्मा बाप क्या क्या करता। आखिर चुड़ैल कौन से वक्त की बात कर रही थी, ये जानने के लिए कहानी में हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां चुड़ैल शिखा अपने 2 बच्चे और अपने आलसी नशेड़ी पति कुंदन के साथ रहती थी। कुंदन बिल्कुल भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता नहीं था, न कोई काम करता था, बस सट्टेबाजी लगाकर पैसे जीतकर नशे में धुत रहा करता था। और बेचारी पत्नी किसान बनकर अपने पिता के दिए खेत को सींचती रहती थी। तभी वो हल से खेत को जोतते हुए कहती है, मेरा पति बाकी में किसी काम का नहीं है। वो तो शुक्र है पिताजी का, जिन्होंने मेरे और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए इस खेत को दे दिया, जिससे मैं सब्जियां बेचकर अपना घर चलाती हूँ। चलो ये तो हो गया, बीज डालकर बस पानी और देना है। खेत का काम निपटाकर वो अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। बच्चों, ये खाना खा लो, फिर पढ़ाई कर लेना। जी माँ। तभी उसका पति आकर बच्चों से पैसे मांगता है। चल पैसे निकाल।
वरना खाना नहीं खाने दूंगा। चल पैसे निकाल। पापा, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारी थाली वापस करिए। अजी, आप क्या कर रहे हैं? बच्चों का खाना वापस करिए। और आप फिर से पी कर आए हैं। शर्म नहीं आती क्या आपको? घर में पड़े रहते हैं, ना तो घर का एक काम करते हैं, ऊपर से बच्चों को भी चैन से रहने नहीं देते हैं। बीच में मत बोल, मैंने तुझसे बात नहीं करी। तू बस पैसे दे दे मेरे को, पैसे। कोई पैसे वैसे नहीं है, थोड़ा मेरा हाथ बटा लो। अभी खेत जोत कर आई हूँ, जरा पानी छिड़क दो पूरे खेत में। मैं कोई काम नहीं करूँगा, तुझे जो करना है कर ले। चल जा यहाँ से। लगता है मुझे ही जाना होगा। ये बोलकर वो दोबारा खेत जाती है और खेत में काम करने लगती है। तभी उसका पति कुंदन फिर से उसके पास आकर पैसे मांगने लगता है और वो बोलती है, ए, चल दोबारा नहीं बोलूंगा, ये पैसे निकाल कर दे दे, वरना मेरे को गुस्सा आ जाएगा। चल पैसा निकाल। इतने बड़े अपने बाप के दिए हुए खेत से ऐसा पैसा तो लाती होगी ना, क्यों? आपकी फालतू हरकतों के लिए मुझ पर कोई पैसा नहीं है, जाइए। पैसे चाहिए तो अपने आलस को दूर करके पहले खेत में मेरे साथ मदद कीजिए, फिर पैसे दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ऐसा कहा? कुंदन ऐसा बोलकर गुस्से से एक चाटा मारता है कि शिखा उस हल पर गिरती है, जिससे हल उसके पेट में घुस जाता है और वो मर जाती है। इसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। वहीं नशे में कुंदन को अपनी मरी हुई बीवी तक का एहसास नहीं होता। वो यूं ही बच्चों को मारता और परेशान करता रहता है। तभी एक दिन वो वापस लौट आई और हंटर से अपने पति को बहुत मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? एक तो खुद काम नहीं करता, ऊपर से मेरे बच्चों के सामने मर्द बनता है। आलसी, एक खेत को नहीं संभाल पाया तू। अरे चुड़ैल बीवी, अरे तुम वापस कैसे आ गई हो? तुझे सबक सिखाने और तेरे आलस को दूर करने के लिए आना था। चल, हंटर मारकर तेरी जान ले लूं, उससे पहले खेत में जा और आगे का काम निपटा। अरे हाँ, अरे मेरी माँ, मैं जाता हूँ। उससे पहले तेरा नशा तो उतारूं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर तालाब में बार बार डुबोकर उसका नशा उतारती है। वक्त बीतता है, इस तरह चुड़ैल उसे डराकर खेत में काम करवाती है, उसे बाजार भेजती है, जिससे पैसे लाकर वो अपने बच्चों का पेट पालता है। बच्चों, तुम खाना खाओ और जरा उस आलसी को देखकर आती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल खेत में अपने पति के पास जाती है और कहती है, हुआ सारा काम या मैं बताऊं? हाँ, हो गया। बहुत बढ़िया। इस तरह चुड़ैल मरने के बाद भी अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती और इससे काम करवा कर उसका सारा आलस छुड़वा देती है। साथ ही वो गांव के आलसी पतियों को भी लाइन पर लाया करती थी।